हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारे जो बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे थे चैप्टर 1 के, जरा बढ़ाते हैं उनको आगे। 12th के चैप्टर 1 के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया जी आपका, ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो अब ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है और सॉल्व करते हैं जरा इसको। इसमें कहा ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1.2 मीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 16 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। आसान सा सवाल है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर है, उस पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, पूरे स्फीयर पे, पूरी सरफेस पे उसकी चार्ज फैला हुआ है। ओके, कहा है उसकी रेडियस 1.2 मीटर है। 1.2 आर की वैल्यू दे दी बच्चों, 1.2 मीटर। ओके, फिर बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू, इसके ऊपर जो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी दी है वो है 16 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फिर कहा फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर पर पूरा चार्ज बताना है, कंप्लीट चार्ज। देखो अगर आपको याद है तो जरा याद करो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता था। तो सिग्मा बेसिकली होता था किसी भी बॉडी पर जितना चार्ज है बटे में उसका एरिया, इसे कहते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मुझे चार्ज निकालना हो Q, तो आप एरिया की इधर मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा के साथ, तो एरिया इनटू में सिग्मा। एरिया कितना है इसका, तो ये एक स्फीयर है और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इनटू में सिग्मा। 4 पाई की वैल्यू 3.14 इनटू में आर आ गया 1.2 का होल स्क्वायर। मीटर में है ना ये, तो ये सेंटीमीटर था, मीटर ही है, ठीक है। तो आर की वैल्यू 1.2 इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हो गई 16 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा सीधा आंसर। देखते हैं क्या बैठ रहा है इसका आंसर। तो ये बच्चों आ चुका है अप्रोक्स 290 के करीब आ गया इन सब की मल्टीप्लाई करके, और इनटू में 10 की पावर -6। तो आप इसको आंसर दे सकते हो 290 माइक्रो कूलाम। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे बोला इन्होंने कि इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स। अब किसी भी चार्ज से जो फ्लक्स निकलता है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम से। फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू ये निकाल ली हमने, अप्रोक्स 290 इंटू 10 की पावर -6, और बटे में एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर इसे देखें तो 290 बटे में 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ऊपर जाके -6 तो कट जाएगी, 6 पावर बचेंगी माइनस में, वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगे। तो ये 10 की पावर +6 बैठ गया। ये बच्चों बैठ रहा है 32.8 के करीब इंटू 10 की पावर 6। इतना फ्लक्स इससे निकल रहा है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका बच्चों यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या दिया है समझते हैं जरा। इसमें दिया ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। चलो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पे पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फीयर की शेप हो गई उसकी, और पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। रेडियस इसकी दे रखी है r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फिर इसमें कहा हैज चार्ज, इसके ऊपर जो पूरा चार्ज है वो दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसकी सरफेस पे ये फैला हुआ है।
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। जब भी आप कोई स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, उस स्फेरिकल कंडक्टर से सेंटर से अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ फील्ड आता है। बाहर के फील्ड का फॉर्मूला होता है इस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है Q इंटू में के क्यू बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, इसको कह लो R। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये हो गया इसका फॉर्मूला, बटे में R स्क्वायर, ये फील्ड का फॉर्मूला। सरफेस पे कितना फील्ड होता है, तो सरफेस पे होता है E बराबर के क्यू और बटे में इसकी रेडियस जो है वो है R स्क्वायर। अंदर कितना फील्ड होता है, सारा चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर तो फील्ड होता ही नहीं क्योंकि अंदर चार्ज ही मौजूद नहीं है। तो इनसाइड में अंदर कितना फील्ड होता है, 0, अंदर कोई फील्ड नहीं होता। सरफेस पे होता है, आउटसाइड होता है, बाहर होता है, लेकिन अंदर नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सिंपल से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। पहले पूछा इनसाइड, इनसाइड का आंसर आ गया 0, पहला सवाल। फिर पूछा एट द सरफेस, तो सरफेस पे जो फॉर्मूला है वो बताता है के क्यू बटे में R स्क्वायर, R इसकी रेडियस, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू, इस पे चार्ज कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7 और बटे में R स्क्वायर, R हो गई इसकी रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, या चलो 0.1 ही लिख लो ना सीधा, 10 सेंटीमीटर को 0.1 नहीं लिख सकते क्या, बस वही लिख लो, खत्म काम। चलो ये बन गया कितना, ये बन गया 9 इंटू 2 18 इंटू 10 की पावर +9 -7 10 की पावर 2 बचा, और बटे में 0.1 0.01 हो गया इसका स्क्वायर, पॉइंट हटाओ 100 लगा दो, तो ये बन गया 18 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये बच्चों आपका बिल्कुल आसानी से सरफेस पे भी आ गया। अब पूछा है बाहर बताओ 20 सेंटीमीटर पे, तो 20 सेंटीमीटर पे बाहर भी बता दो। बाहर के लिए फॉर्मूला अभी बताया आपको, के क्यू बटे में R स्क्वायर। बाहर के लिए फॉर्मूला सेंटर से R डिस्टेंस पे कितना होगा, तो मतलब बाहर जो भी पॉइंट पे निकालना है ना, तो सेंटर से ही डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, तो सेंटर से पूरी डिस्टेंस ले ली, के क्यू बटे R स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू, तो क्यू हो गया 2 इंटू 10 की पावर -7 और बटे में R इस बार, तो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 इंटू 10 की पावर 2 बचा ऊपर, बटे में 0.04, पॉइंट हटाओ 100 लगा दो, 2 से काटो 9, ये आ गया 4.5, 2 से 9 को काट देंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ई आउटसाइड, आउटसाइड बाहर का फील्ड निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। देखते हैं बच्चों क्या दिया है इसमें। इसमें कहा ए थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r1 कैरिंग ए चार्ज कैपिटल Q। एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल समझते हो आप, शेप तो स्फीयर वाली, और शेल का मतलब अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टर है, मेटल से बना है, और रेडियस इसकी r1 है। ओके, इस पे चार्ज फैला हुआ है कैपिटल Q, इस पे चार्ज फैला हुआ है कैपिटल Q, कॉन्सेंट्रिक विद इट्स अनदर थिन मेटालिक शेल ऑफ रेडियस r2। इसके अंदर एक और r2 बड़ा है इससे बाहर,
इसे हमें खिसका के इधर लाना पड़ेगा। ओह ये तो पूरा ही आ रहा, इसे कैसे लाएं? हाँ आ जाएगा, यहाँ ले आओ। चलो अब देखो, तो इस पे तो चार्ज क्यों फैला है। अब इन्होंने कहा इसी सेंटर पे एक और शेल है, सेंटर यही, शेल इसके बाहर है ये, ठीक है। इसकी रेडियस है R2, ओके। R2 बड़ा है R1 से दिया है। फिर कहा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R व्हेन R R1 से छोटा है, मतलब आपको डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे कैलकुलेशन करनी है कि कितना होगा, ठीक है। चलो मान लो मैंने ऐसे लाइन खींच ली, पहले तो करनी मुझे यहां इस पॉइंट पे R डिस्टेंस पे। अब R डिस्टेंस क्या, R दे रखा, पहला केस R की वैल्यू R1 से छोटी, मतलब ये डिस्टेंस जो है R, ये R1 से भी कम है, तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए आंसर होगा बच्चों आपका 0। वजह, क्योंकि जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हो वहां पे किसी टाइप का कोई चार्ज, अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस खींचूं तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज बंद होगा? क्या इसके अंदर कोई चार्ज बंद होगा? नहीं होने का, अंदर चार्ज इसके 0 है। जब चार्ज नहीं होता फील्ड नहीं होता वहां पे, तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन ये बात ना तभी कही जा सकती है जब बाहर से कोई फील्ड एग्जिस्ट ना करता हो, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पे तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा, लेकिन आप खुद ध्यान रखो कि बाहर से कोई फील्ड नहीं होना चाहिए। वैसे भी कंडक्टिंग शेल है तो बाहर से फील्ड आएगा भी नहीं, अगर होगा भी तो आएगा भी नहीं। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग ना होती तब ये दिक्कत हो जाती, तब अंदर का फील्ड हो सकता है होता कि बाहर से फील्ड होता अगर। लेकिन वैसे आप सोचो तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना, उस पर गॉसियन सरफेस खींच दो, क्या उसके अंदर कोई चार्ज बंद हुआ? उसके अंदर कोई चार्ज बंद हुआ? तो नहीं हुआ, उसके अंदर कोई चार्ज बंद नहीं हुआ। और जब चार्ज बंद नहीं हुआ तो उसके अंदर फील्ड भी यहाँ पे 0 हो गया। आगे बढ़ो, फील्ड ये 0 आ गया, आगे बढ़ो। फिर सेकंड पार्ट में कहा जब R की वैल्यू R1 और R2 के बीच में है, R1 और R2 के बीच में, R1 R2 के बीच में, R1 देखो यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ तक की, R2 यहाँ तक की, इसके बीच में मतलब यहाँ इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा? तो पहले इस पे गॉसियन सरफेस खींच दो ऐसे। अब सोचो इसके अंदर कितना चार्ज बंद हुआ? ये चार्ज बंद हुआ, प्लस का क्यू, ठीक है। और ये चार्ज बंद हुआ, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा E, तो वो कितना होगा? तो E गॉस थ्योरम लगा देता हूं, इनटू में इंटीग्रेशन E dA। अब मैं सीधा सीधा लगा रहा हूं इंटीग्रेशन करने के बाद, तो E इंटू ए इक्वल्स टू में Q एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू एरिया, इस सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया, तो गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस पे फील्ड E मान लिया मैंने, गॉसियन सरफेस का एरिया, तो एरिया कितना होगा इसका? ये R की वैल्यू कितनी है इस बार? R ही है, तो 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q। इसके अंदर चार्ज कितना बंद है? तो देखो इस सरफेस के अंदर ये सारा चार्ज बंद है, ये वाला, ये सारा चार्ज बंद है। ये कितना है? प्लस Q, तो बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई, ये बटे में चला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे E निकल आया। अब और बाहर चलो, R2 से भी बड़ा होगा जब ये R की वैल्यू, मतलब हम बाहर चले गए यहाँ। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितना फील्ड होगा? इस पे गॉसियन सरफेस फिर से खींच दी, यहाँ पे फील्ड मान लिया मैंने E डैश, तो इसे भी गॉस थ्योरम से लगा सकते हो आप। थर्ड गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग E इंटू ए इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे E डैश निकालना है, एरिया कितना है? ये वही R डिस्टेंस है, तो 4 पाई
तो ये हो जाएगा 4πr² क्यू एनक्लोज्ड। अब समझने वाली बात है, देखो इन्होंने दिया था थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस कैरीज चार्ज क्यू, अंदर वाले उस पे तो कंडक्टिंग शेल पे तो चार्ज था, कॉन्सेंट्रिक विद इट इज थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r2। एक और थिन मेटालिक शेल है जो इसके ऊपर है जिसकी रेडियस r2 है, वो इससे बाहर पड़ रहा है पर उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं आया। अब आप कहोगे सर इंडक्शन से चार्ज आ जाएगा, अंदर की फेस पे -q और बाहर की फेस पे +q, लेकिन टोटल चार्ज तो जीरो ही रहेगा ना उस पे। इंडक्शन से चार्ज आता नहीं है किसी बॉडी पे, चार्ज लाने के लिए तो बॉडी को टच करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इंडक्शन से क्या है कि इंडक्शन से चार्ज बट जाता है, एक तरफ प्लस चार्ज आ जाता है, एक तरफ माइनस चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, तो ये प्लस और माइनस चार्ज आ गए एक तरफ और उस पर टोटल चार्ज वही रहता है 0। तो यहाँ पे हमारा जो एनक्लोज्ड चार्ज माना जाएगा वो सिर्फ ये माना जाएगा। नहीं सर मैं तो सारे भी ले लें, अगर सारे भी ले लो, देखो इस वाली अंदर वाली फेस पे कितना चार्ज है प्लस का q, बाहर वाली के अंदर फेस पे -q, बाहर फेस पे +q, अंदर पे -q और बाहर पे +q और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बाहर वाली फेस के चार्ज तो आपस में कट ही गए, तो यहाँ पे बचा E डैश इक्वल्स टू, ये बटे में चला गया Q बटे 4πε0 r², ये हो गया जी E डैश। तो ये E डैश की वैल्यू आ गई बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये आसान सा ही सवाल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है ए चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली within the material of hollow sphere of inner and outer radius r1 and r2 as shown in figure. Find the electric field at the point P. P पॉइंट कहाँ है? P पॉइंट तो हमें दिखाए एट डिस्टेंस, अच्छा बना नहीं रखा, बस दे रखा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर, और x की वैल्यू r1 और r2 के बीच में। देखो ये जो सर्किल है इसमें पूरे में चार्ज ना अंदर भरा हुआ है, सरफेस पे नहीं है, पूरे में अंदर भरा हुआ चार्ज है। ऐसे देखो सरफेस पे ही नहीं फैला हुआ, सारे में है चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज फैला हुआ है। अब यहां पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, इन मतलब अंदर ही पड़ रहा है ये पॉइंट P, इस पॉइंट पे निकालना है। अगर दूसरी फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसे बना सकते हैं इसको, ये बन गया, फिर ये बन गया, ये बन गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, ऐसा, ठीक है ना। और ये वाला जो है सेंटर की तरफ आ गया। अब ये आ चुका है आपका रेडियस r1 और ये रेडियस r2, ठीक है। अब हमें P पॉइंट यहाँ पे बताना है। जो P पॉइंट है इसकी सेंटर से डिस्टेंस हो गई x, इस P पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस खींच दो, ये रही गॉसियन सरफेस। इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है ये वाला आ रहा है, बस ये वाला चार्ज कैलकुलेट कर लो। किस तरह से कैलकुलेट होगा जरा इसको दिखाते हैं आपको। एक बात बताओ, इस पूरे के अंदर Q चार्ज फैला हुआ है, Q, तो वॉल्यूम से निकाल लो, वॉल्यूम से। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? इसका वॉल्यूम हो गया, इस पूरे का वॉल्यूम तो है 4/3 पाई r2 का क्यूब, माइनस इसमें से ये बीच वाला माइनस कर दो, ये वाला हटा दो, तो ये बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा -4/3
पाई R1 का क्यूब। ठीक है, इतने वॉल्यूम में फैला हुआ चार्ज है कैपिटल क्यू, इतने वॉल्यूम में। तो 1 वॉल्यूम में कितना होगा, तो कैपिटल क्यू बटे, ये पूरा बटे में चला जाएगा, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये बच गया, ये बच गया आपका। ठीक है, अब हमें चाहिए सिर्फ इतने हिस्से में, इतने में। तो ये वॉल्यूम कितना है, अब यहां से यहां तक की रेडियस है x, यहां से, तो ये वाला पूरा वॉल्यूम अगर निकालूं तो ये पूरा वॉल्यूम तो आएगा 4/3 पाई x क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है ना, और उसमें से ये वाला माइनस कर दूं मैं, ये वाला माइनस कर दूं, अंदर अंदर वाला, तो ये माइनस हो गया 4/3 पाई R1 है ये, हाँ R1 का क्यूब। तो इतने में कितना होगा, तो इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो पहले इस पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ चार्ज 1 वॉल्यूम में हो गया, बटे में ले गए, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, मल्टीप्लाई में ले आओ। तो ये मल्टीप्लाई में जो लाएंगे आप, क्यू बटे में 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसमें कॉमन ले लो 4/3, 4 यहाँ से लिख देता हूँ इंटू में 4/3 पाई कॉमन ले लो, क्या x क्यूब माइनस R1 क्यूब, x क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये आ गया बच्चों। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है, Q एनक्लोज्ड। वैल्यू देखो कितनी आई इसकी, तो ये आ गई सर कैपिटल Q इंटू में x क्यूब माइनस R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये आ गया। ये Q एनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई, इसके अंदर का बंद चार्ज। अब देखो फील्ड आपको निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो आप इसी तरह से तो निकाल सकते हैं। किस तरह से, गॉस थ्योरम का यूज करके। तो गॉस थ्योरम क्या है, E इंटू ए इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब E कितना है, तो E तो निकालना है सर, एरिया कितना है इसका, अब ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, अब ये x डिस्टेंस, x रेडियस की गॉसियन सरफेस है, तो 4 पाई x स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड कितना आया, ये आया Q कैपिटल x क्यूब माइनस R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, और ये चला गया इसके बटे, E इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट रह गया, 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एक साथ ले लो बटे में x स्क्वायर, और Q इंटू में x क्यूब माइनस R1 का क्यूब, और बटे कितना बचा बच्चों, ये बटे में चला गया तो x स्क्वायर चला गया यहाँ इसके साथ, तो x स्क्वायर और इंटू में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे ख्याल से गॉस थ्योरम का फुल यूज करना आप सीख गए कि किस तरीके से गॉस थ्योरम को यूज करना है आपको बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक सिलिंड्रिकल वायर है, इस तरीके की वायर है आपकी, उस पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी लैम्डा कूलाम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में लैम्डा कूलाम चार्ज फैला हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन माइनस ई कोमा एम, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, मास इसका m है और चार्ज इस पे माइनस ई है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है, किस स्पीड से वो घूम रहा है। इस तरीके से वो v स्पीड से घूम रहा होगा, v स्पीड से वो घूम रहा है और स्पीड आपको बतानी है। तो पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने दे रखी, नहीं दी, चलो मान लेते हैं r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r डिस्टेंस मान ली हमने। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब है, सोच के बताओ, कोई चीज किसी के भी अराउंड कब घूमती है, जब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने लगे। अब इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तभी तो घूमेगा। न्यूक्लियस के अराउंड भी इलेक्ट्रॉन तभी घूम पाता है जब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। अब इसका मतलब इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स मिल रहा है F, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, FC कह दिया मैंने इसको। और वो कहां से मिल रहा है, इसको कोई खींच रहा है। कौन? अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको ये पॉजिटिव चार्ज खींच रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये मिल रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बटे में r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में। तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ लगा दे, नहीं लगेगा, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ लगता है भाई जब आपके पास 2 पॉइंट चार्ज रखे हो। अब इधर तो 1 पॉइंट चार्ज है, लेकिन इधर तो पूरी की पूरी एक बॉडी है जिसपे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, एक यूनिफॉर्म बॉडी है, एक लाइन चार्ज है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको दूसरा मेथड। किसी भी लाइन चार्ज से, ये मान लो लाइन चार्ज है, इस पे पूरी पे चार्ज है, तो किसी भी लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना फील्ड होता है, ये फील्ड निकाल लो। इस फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये होता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ का इस पॉइंट का फील्ड पता चल गया हमें। अब अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F, वो लगेगा Q इंटू E। हाँ, फील्ड है बाहर की तरफ और फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। क्यों? ये फॉर्मूला नहीं याद है आपको? जब आपके पास मान लो कोई फील्ड है, कितना फील्ड है? E, और उसमें रखा है चार्ज प्लस का Q, तो उस पे फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E। और अगर माइनस चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। अगर माइनस चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है Q इंटू E। तो बस इस हिसाब से यहाँ पे Q इंटू E फोर्स लग गया। E की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रॉन है, फील्ड इस तरफ जा रहा होगा, प्लस में से फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स लग गया अपोजिट डायरेक्शन, Q इंटू E। चलो, ये M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v² बटे में r इक्वल्स टू Q E है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और E निकाला ये रहा, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अब यहां से E की वैल्यू उठा के रख दें, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखो एक बात सुनो, r से r कट गया। अरे इसीलिए तो r नहीं दिया था इसने, r दिया ही नहीं था इसने, कहां पे है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए r हमने अपने आप मान लिया, वो कट गया। अगर जिस क्वांटिटी की जरूरत होती है सवाल के अंदर वो दी जाती है, नहीं दी जा रही तो इसका मतलब वो लास्ट में जाके कटेगी। अब यहां से v स्पीड अगर निकालें तो ये m को बटे में ले जाएंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, e इंटू लैम्डा आ जाएगा, बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m आ गया। अगर v वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा बच्चों e लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात बढ़िया से समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक करेंगे बच्चों। 90 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इसके बस 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के। इन क्वेश्चंस को खत्म करके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है।
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट भी डाउन चला जाएगा, कॉन्फिडेंस भी डाउन चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखने के लिए प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन डेली कराए जाएं वो करने हैं, चाहे कम कराए जाएं चाहे ज़्यादा कराया जाए, ठीक है, वो आपको करने हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, देख के थोड़ा रेस्पॉन्स करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बताएंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और सब चीज़ें जो पॉसिबल हो शेयर वेयर करना, सब कुछ कर दो, ठीक है। कल मिलते हैं बच्चों।